देश में आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टियां रैली की जा रही हैं और जनता को संबोधित कर रही हैं। साथ ही उन पर वादों की बौछार किए जा रही है। वहीं असम के बेगूपुरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कोरोना की मुश्किल परिस्थिति को जिस प्रकार यहाँ की सरकार ने संभाला है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस स्वभाव से काम किया है, जिस प्रकार गरीब से गरीब की सहायता की है, ये संस्कार श्रीमंत शंकर देव की संत परंपरा से ही मिलते हैं। मैं आपको जगाने आया हूँ। कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। क्या आप ये होने देंगे? अपनी संस्कृति परंपरा को नष्ट होने देंगे? आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस का महाझूठ है, ऐसा महाझूठ जिसका ना विचार है ना संस्कार है, ऐसा महाझूठ जिसके पास ना नेता है ना नीति है, ऐसा महाझूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की लूट की गारंटी देता है, ऐसा महाझूठ जो हमारे शत्रु नामघरों अभयारण्यों में अवैध कब्जे की गारंटी देता है, ऐसा महाझूठ जो अवैध शिकार की भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकता है। ये एक ऐसा महाझूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। असम में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अनेक लाभार्थियों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। जिनको भी पक्का घर नहीं मिला है वो आश्वस्त रहें, उन्हें भी पक्का घर जरूर मिलेगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ दोबारा एनडीए सरकार बनते ही टी गार्डन में काम करने वालों के लिए जो फैसले हमने लिए हैं वो और तेजी से लागू किए जाएंगे। एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 साल में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर 2 गुने तक पहुंचाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मेरी कामना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। मैं अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था वे किसानों को धर्म मजहब राज्यों में बांटने चले हैं, लेकिन किसान राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत पर डटे हैं। हर राज्य से एक ही आवाज, कृषि विरोधी कानून वापस लो। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस नेता आए दिन मोदी सरकार पर देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस टूटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रही है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि 26 मार्च को भारत बंद पूरी तरह सफल होगा। आगे उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली लेन जो कुछ दिनों पहले तक दिल्ली पुलिस ने बंद की हुई थी, उसे किसान 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। बंद के दौरान एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, सेना के वाहन, विदेशी पर्यटकों के वाहन और फूड सप्लाई और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन नहीं रोके जाएंगे। वहीं किसान नेता डीपी सिंह ने कहा कि भारत बंद में हमें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। 26 तारीख का बंद ऐतिहासिक होगा। देश भर की बड़ी ट्रेड यूनियनें और इस सरकार से पीड़ित कर्मचारी और व्यापारी सब इस बंद को सफल बनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन समिति के सदस्य जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि 26 मार्च का बंद पूरी तरह से स्वाभाविक बंद होगा। कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। व्यापारी स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और बस व ट्रक यूनियनें भी खुद से बंद में सहयोग करेंगे। छोटे शहरों की सफाई मजदूर यूनियनों का भी समर्थन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाथर प्रतिमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिर से सरकार बनने पर सुंदरबन को नया जिला बनाया जाएगा। हम भाजपा की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं है, हम विकास में विश्वास करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि
अम्फान के वक्त केंद्र ने कोई मदद नहीं की, ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई मदद की। हमने तूफान के वक्त 19 लाख लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने सिर्फ पैसा देने का वादा किया, लेकिन पैसा मिला नहीं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर यहां मंच पर चंडी पाठ किया और भाजपा पर निशाना साधा। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम के वट्टी और कोवू क्षेत्र से यूडीएफ उम्मीदवार वीणा एस नायर ने कहा कि यूडीएफ आज मतदाता सूची में नकल के मुद्दे पर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि केरल के लोग सरकार में बदलाव की कामना करते हैं। वहीं आपको बता दें, भाजपा के जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती ने दावा किया कि पुरुलिया में विकास का नहीं होना अहम मुद्दा है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता पर अपनी संपत्ति बनाने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रघुनाथपुर में 62,000 करोड़ के निवेश के साथ औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं भाजपा का कहना है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सालों से झूठे वादे करते आई है। भाजपा ने जोर दिया कि भगवा पार्टी कभी माओवादी प्रभावित रहे इस जिले के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में भी की गई है। और बता दें कि भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के लिए दिन में 5 बार लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि उनकी याचिका का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और यह ध्वनि प्रदूषण की आम समस्या से निपटने के लिए दाखिल की गई है। अनुरंजन अशोक की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि वर्ष 1932 से पहले तक मस्जिद से जो अजान दी जाती थी उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई। लाउड स्पीकर से अजान देने का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर बिना देर किए रोक लगनी चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अनुरंजन ने कहा कि नियम के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मस्जिदों में दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में इस मुद्दे को लेकर उन्होंने झारखंड सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब उन्होंने कोर्ट दरवाजा खटखटाया है। अशोक ने याचिका में सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे लोगों को यातायात, भीड़ और अन्य मुद्दों से जूझना पड़ता है। अशोक ने अदालत में कहा कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि भाजपा नेता ने इससे पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भी जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जनहित याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरुलिया जिले में बंदवान, मान बाजार और बांकुड़ा जिले के तारडागरा में मुख्यमंत्री बहन ज्योति मूल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की और वोट मांगे। उन्होंने इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता और भविष्य से जोड़कर ममता बनर्जी और तृणमूल का साथ देने की मतदाताओं से अपील की। आगे उन्होंने कहा कि वो बंगाल और तृणमूल की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने आए हैं। पुरुलिया, बनकोड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाके से जेएमएम का पुराना रिश्ता रहा है। इन इलाकों के लोग जेएमएम को अपने आसपास और काफी करीब पाते हैं। इन इलाकों से जेएमएम पहले भी चुनाव लड़ती रही है। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया इस बार का चुनाव राज्य को बचाने का है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत के कैबिनेट में वित्त विभाग संभाल रहे झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तृणमूल को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस वाम गठबंधन के उम्मीदवार नेपाल चंद्र महतो का प्रचार करने पहुंचे। झारखंड के दोनों नेताओं के बोल पश्चिम बंगाल में अलग अलग दिखे। भाषण देते हुए हेमंत सोरेन ने जिक्र किया कि इस बार का चुनाव पिछड़े, अल्पसंख्यकों और गरीबों के हक की लड़ाई है। उनके अधिकार को बचाना है। बंगाल के भविष्य और अस्मिता को बचाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। आप सभी को ममता बनर्जी को समर्थन देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और तृणमूल कांग्रेस आंदोलन की उपज है। हमें अधिकार लेना आता है। हम सभी को मिलकर बंगाल में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा तोड़-फोड़, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान को लड़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश में रहती है। पीएम मोदी का नाम लिए बिना हेमंत सोरेन ने कहा कि वह जो बोलते हैं वह करते नहीं और जो नहीं बोलते वही करते हैं।
भारत में कोविड-19 का कहर फिर से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 53,364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 251 लोगों की मौत हो गई है। पिछली बार एक दिन में 50,000 से अधिक मामले 23 अक्टूबर 2020 को सामने आए थे। उस दिन देश में एक दिन में कोरोना के 54,350 केस आए थे। उसके बाद आज एक दिन में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,17,87,534 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,12,31,650 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 3,95,192 हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,60,692 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,735 एक्टिव केस बढ़े हैं। इससे एक्टिव दर बढ़कर 3.35% हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 26,490 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे रिकवरी दर बढ़कर 95.28% हो गई है। भारत की कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.36% है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं हवा में आर्द्रता का स्तर 100% दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान मंगलवार को 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पिछली बार सबसे अधिक तापमान 2006 में दर्ज किया गया, जब पारा 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। साल 2009 से 2000 के बीच फरवरी के महीने में सबसे अधिक पारा 2017 में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2020 में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2019 में 28.1 और 2018 में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें, बीते 15 साल में महीने में बुधवार सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह मौसम गर्म रहने के साथ ही उमस भरा रहा और हवा में आर्द्रता का असर 100% तक दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। भारत में आगामी 4 दिनों में 3 और लड़ाकू विमान राफेल अंबाला में लैंड करेंगे। इसके बाद अप्रैल के मध्य तक 9 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें, भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटी है। वहीं बता दें, भारतीय वायुसेना की एक टीम 3 राफेल को अंबाला लाने के लिए पहले ही फ्रांस पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि राफेल के इन 3 लड़ाकू विमानों की खेप 30 या 31 मार्च को भारत पहुंच जाएगी। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था। फ्रांस की कंपनी दशा एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हाल्ट किया था, जहां उनसे ईंधन भरा था। राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उन्होंने दावा किया था कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। राफेल नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच 11 राफेल लड़ाकू विमानों को पहले ही वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इन्हें लद्दाख सीमा पर तैनात किया गया है। म्यांमार में तख्तापलट और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के बाद सेना द्वारा नियंत्रित 2 कंपनियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। आपको बता दें, 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद से म्यांमार में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। देश के नागरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, जिनमें सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हिंसक
कार्यवाही की जा रही है। हिंसक कार्यवाही में अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान भी जा चुकी है और कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेना द्वारा क्रूरता से विरोध प्रदर्शन को रोकने के तरीके की निंदा पूरे विश्व में की जा रही है। म्यांमार के नागरिक अब अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी ट्रेजरी, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट करने और अमेरिका में उनकी संपत्ति को फ्रीज करने का कदम उठा सकता है। अमेरिका म्यांमार की सेना को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन, साथ ही यूरोपीय संघ और कनाडा ने पहले ही म्यांमार के सैन्य जनरलों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन अभी सेना के व्यापारिक हित निशाना नहीं बनाया गया है। म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर सेना का काफी नियंत्रण है। इसमें शराब और सिगरेट से लेकर दूरसंचार, खनन और रियल एस्टेट शामिल है।